हेलो फ्रेंड्स, साइलेंट पेजेस पर आप सबका खुशामदीद है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कोवे किताब के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। आर्नो अपनी बालकोनी में बैठा था। हाथ में एक कप चाय था और सामने मेज पर रखी थी एक किताब, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज इसने दिन भर की टेंशन के बाद सोचा कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो इसका माइंड सेट बदल सके। वो अपनी जिंदगी में कुछ उलझा हुआ महसूस कर रहा था। दफ्तर में सब लोग उससे आगे निकल रहे थे। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर रहा था और वो बस एक औसत दर्जे का मुलाजिम बनकर रह गया था। चीजें उसके कंट्रोल में नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे इसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। इसने किताब खोली और पहला सबक पढ़ना शुरू किया। प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, बजाय उन चीजों के जो उनके कंट्रोल में नहीं है। आर्नो को यह लाइन अजीब लगी। उसने सोचा, अगर मेरी कंपनी का बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहा तो उसमें मेरी क्या गलती? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर उसने आगे पढ़ा। हालात को इल्ज़ाम देने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपने अंदर देखना शुरू करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं अपनी सूरत हाल को कैसे बदल सकता हूँ? वो अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न पर। आर्नो ने कुछ सोचा। वो अक्सर अपनी परेशानियों का इल्ज़ाम दूसरों को देता था, कभी बॉस को, कभी कंपनी को, कभी अपनी किस्मत को। लेकिन क्या वाकई उसने कभी सोचा था कि वो खुद क्या कर सकता है? चलो इसे आजमाते हैं, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक दफ्तर पहुंचा। हर दिन की तरह आज भी उसे बॉस की डांट पड़ी क्योंकि उसने कोई डेडलाइन मिस कर दी थी। पहले की तरह वो दिल ही दिल में बॉस को कोस सकता था या अपनी किस्मत को इल्ज़ाम दे सकता था। लेकिन आज उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से पूछा, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? वो अपनी सीट पर बैठा और सोचने लगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है। आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आया कि वो रिएक्टिव होकर जी रहा था। वो सिर्फ मसले को देखता था लेकिन हल पर फोकस नहीं करता था। क्या मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट बेहतर बना सकता हूं? उसने खुद से सवाल किया। उसने अगले 1 घंटे में अपनी पूरी रूटीन का जायजा लिया। उसे पता चला कि वो बहुत सा वक्त ज़ाया करता है सोशल मीडिया, बेमायनी गपशप और फजूल मीटिंग्स में। ओके, तो हल ये है कि मैं अपना वक्त बेहतर मैनेज करूं। उसने कुछ छोटे छोटे फैसले लिए। पहला, उसने तय किया कि दफ्तर आते ही सबसे पहले अहम टास्क की फहरिस्त बनाएगा और जो सबसे ज़रूरी होगा उसे पहले करेगा। दूसरा, उसने मीटिंग्स में कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत अपनाई ताकि वो सिर्फ अहम बातों में हिस्सा ले सके। तीसरा, उसने सोशल मीडिया और फजूल डिस्ट्रैक्शंस को कम किया। उसने अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर ली जो ट्रैक करती थी कि वो कहाँ कितना वक्त ज़ाया कर रहा है। अब उसे कुछ दिन इंतज़ार करना था कि ये छोटे छोटे बदलाव उसकी ज़िंदगी पर क्या असर डालते हैं। 3 हफ्ते बाद आर्नो ने तब्दीली महसूस की। उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही थी, बॉस की शिकायतें कम हो गई थीं। और हैरत की बात यह है कि उसी बॉस ने एक दिन उसकी तारीफ भी कर दी। गुड वर्क आर्नो, यू आर इम्प्रूविंग। पहली बार उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर सकता है। अब वो चीज़ों के होने का इंतज़ार नहीं कर रहा था, बल्कि एक्टिवली तब्दीली ला रहा था। उसी रात उसने दोबारा किताब खोली और सोचा, अगर पहला ही आदत इतना असर डाल सकता है तो बाकी आदतें कैसी होंगी? आर्नो को पहली बार लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रोल आ रहा है। बी प्रोएक्टिव अपनाने के बाद उसने चीज़ों को अलग नज़र से देखना शुरू किया था। अब वो सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा था, बल्कि शऊरी फैसले ले रहा था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी है। उसने अपनी जॉब में तो कुछ बेहतरी कर ली थी, लेकिन क्या यही उसका आखिरी मकसद था? क्या उसे पूरी ज़िंदगी बस एफिशिएंसी बढ़ाने में लगानी है? उसने अपनी कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा। कई साल की मेहनत के बावजूद वो स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी लगते थे। अगर यही उसकी आखिरी मंजिल थी तो क्या वो वाकई इस रास्ते पर जाना चाहता था? उस रात उसने फिर किताब खोली। इस बार अगला सबक था, बिगिन विद द एंड इन माइंड। किसी भी काम को करने से पहले अपना आखिरी मकसद वाज़ेह करो। तुम जिंदगी में वाकई क्या चाहते हो? तुम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ना चाहते हो? आर्नो कुछ कंफ्यूज हुआ। एंड गोल, लेगेसी। अभी तो मेरी जिंदगी सही से चल भी नहीं रही, मैं इतने बड़े सवालों के बारे में कैसे सोचूं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर आज से 20 साल बाद वो अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे क्या दिखेगा?
उस रात जब आर्नो बालकोनी में बैठा था, उसने किताब का अगला सबक खोला। पहली चीज़ें पहले। मौसर लोग कामों को अहमियत की बुनियाद पर तरजीह देते हैं, ना कि सिर्फ हंगामी ज़रूरत की बुनियाद पर। आर्नो को लगा ये लाइन जैसे उसी के लिए लिखी गई हो। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर इन्हीं चीज़ों को वक्त देता है जो फौरी तो होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती। असल अहम चीज़ें जैसे उसका लिखना, उसके ख्वाब हमेशा पीछे रह जाते हैं। उसने अपनी रूटीन को दोबारा देखने का फ़ैसला किया। उसने तय किया कि अब वो रोज़ाना सबसे पहले वो काम करेगा जो उसके बड़े मकसद से जुड़ा है, चाहे दफ्तर के छोटे मोटे अर्जेंट काम कितने ही सर पर क्यों ना हो। उसने लिखा, अगर मैं वाकई अपनी ज़िंदगी को मानी देना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपनी अहम चीज़ों को वक्त देना होगा। इसी रात उसने अपने लिखने के लिए एक पक्का शेड्यूल बनाया। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वीकेंड्स पर अब वो ज़्यादा वक्त खुद को देगा। उसने दफ्तर में गैर ज़रूरी इजाफी कामों से इनकार करना सीखा। आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि वो अपना वक्त बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अब उसकी राइटिंग सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही थी, वो उस पर रोज़ काम कर रहा था और यही उसके मिशन का पहला कदम था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में वाकई अहम चीज़ों को तरजीह दे रहा हूँ या बस उन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ जो फ़ौरन करनी पड़ती हैं। यहीं उसे समझ आया कि उसका मसला वक्त की कमी नहीं था। असल मसला ये था कि वो अपने वक्त को सही तरीके से तकसीम नहीं कर रहा था। वो रिएक्टिव होकर हर दिन बस वही करता रहता था जो अर्जेंट लगता था। कभी बास का नया काम, कभी किसी दोस्त का अचानक प्लान, कभी सोशल मीडिया पर किसी का बेमकसद मैसेज। लेकिन जो चीज़ वाकई अहम थी, उसकी राइटिंग, वो हमेशा पीछे रह जाती थी। इस एहसास के बाद उसने एक नया शेड्यूल बनाया। इस बार उसने कामों को 2 हिस्सों में बांटा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट टास्क्स वो थे जिन्हें फ़ौरन अटेंशन चाहिए थी, मीटिंग्स, डेडलाइंस, इमरजेंसी ईमेल्स। इम्पोर्टेंट टास्क्स वो थे जो उसकी तवील मुद्दती तरक्की से जुड़े थे, राइटिंग, नई महारतें सीखना, फिटनेस और गहरा काम। फिर उसने खुद से एक आसान सवाल पूछा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अपने वैल्यूज़ और गोल्स के हिसाब से डिज़ाइन करूं तो मेरा शेड्यूल कैसा होगा। सबसे पहला काम उसने ये किया कि सुबह का पहला घंटा सिर्फ राइटिंग के लिए मखसूस कर दिया। उसे पता था कि दिन की दौड़ में राइटिंग पीछे रह सकती है, लेकिन अगर सुबह सबसे पहले लिख ले तो कोई डिस्ट्रैक्शन उसे रोक नहीं सकती। दूसरी चीज़ उसने एक टेक्निक अपनाई, टाइम ब्लॉकिंग। अब हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड वक्त था। ऑफिस के काम का अलग वक्त, सोशल लाइफ का अलग वक्त और राइटिंग का अलग ब्लॉक। तीसरी चीज़ उसने नहीं कहना सीखा। पहले वो हर काम के लिए हमेशा दस्तयाब रहता था। कोई दोस्त अचानक बुला लेता, कोई रैंडम काम, सोशल मीडिया की कोई डिस्ट्रैक्शन। अब उसने समझा कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। अगर कोई चीज़ उसके मिशन के खिलाफ जा रही थी तो उसने मना करना शुरू किया। शुरू में ये मुश्किल लगा। दोस्तों को लगा वो उन्हें इग्नोर कर रहा है, बॉस को लगा वो कम दस्तयाब रहने लगा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा कंट्रोल्ड और पुरसुकून हो गई है। अब उसके पास राइटिंग के लिए वक्त था। वो रोज़ कुछ ना कुछ लिखता और वीकेंड पे लंबे राइटिंग सेशंस रखता। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ चुकी थी। अब वो बेतरतीब कामों के बजाय तरजीहात की बुनियाद पर फैसले कर रहा था। एक दिन जब उसने अपनी दूसरी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की तो उसे एक ईमेल आई, हाय आर्नो, मैंने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त थी। मैं वाकई इससे जुड़ गया, मज़ीद पढ़ने का इंतज़ार है। ये उसका पहला रीडर था जिसने उसे डायरेक्ट मैसेज किया था। पहली बार उसे लगा कि उसकी राइटिंग वाकई किसी को असर कर रही है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं बस मसरूफ़ नहीं हूँ बल्कि सही चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। अर्नो की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही थी। अब वो बेतरतीब काम नहीं कर रहा था, बल्कि तरजीह और फोकस के साथ अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो चुका था और राइटिंग अब एक आदत बन गई थी। लेकिन एक चीज़ अब भी उसे सता रही थी, उसके रिश्ते, चाहे दफ्तर में हों या ज़ाती ज़िंदगी में। उसे लगने लगा था कि कई बार लोग उससे नाराज़ रहते हैं। ऑफिस में कोलीग्स को लगता कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, क्योंकि अब वो हर काम में हाँ नहीं कहता था। घर में वालिदैन को लगता था कि वो अपनी नौकरी और राइटिंग में इतना मसरूफ़ हो गया है कि उनके लिए वक्त ही नहीं निकालता। एक दिन जब उसने अपने दोस्त रोहत से मिलने के लिए वक्त निकाला तो रोहत ने मजाक में कहा, भाई तो कामयाबी की सीढ़ी तो चढ़ रहा है, पर अकेला मत चढ़ जाना। अर्नो को ये बात दिल पर लग गई। क्या वाकई वो अपनी तरक्की के चक्कर में दूसरों से दूर होता जा रहा था?
उसी रात जब उसने किताब खोली, अगला सबक था थिंक विन विन। असल कामयाबी का मतलब दूसरों को हरा देना नहीं, बल्कि ऐसी सूरत हाल पैदा करना है जहां सब जीते। अर्नो को पहली बार एहसास हुआ कि उसने हमेशा कामयाबी को एक मुकाबले की तरह देखा था, जैसे दफ्तर में प्रमोशन का मतलब था कोई और पीछे रह जाए। राइडिंग में आगे बढ़ने का मतलब था कि बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई हर चीज़ ज़ीरो सम गेम है? उसने अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया। दफ्तर में उसने देखा कि कई बार वो खुद ही वो जहां मुकाबलाबाजी पैदा कर देता था। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, वो बस खुद को साबित करने में लग जाता, बगैर ये सोचे कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। घर में उसे एहसास हुआ कि वो अपने वालिदैन और दोस्तों को नज़रअंदाज कर रहा है। उसे लगता था कि अगर वो उनके लिए वक्त निकालेगा तो उसके ज़ाती गोल्स मुतासिर होंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। अगर कामयाबी मैं बमुकाबला वो नहीं, बल्कि मैं उनके साथ है, तो अगले ही दिन उसने एक नया तरीका अपनाने की सोची। ऑफिस में जब एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो उसने पहली बार अपनी टीम के साथ ओपन डिस्कशन की। पहले वो हर चीज़ अकेले करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने शऊरी तौर पर टीम मेंबर्स की ताकत को देखा और काम बांटना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जब टीम इकट्ठे काम करती है तो नताइज बेहतर आते हैं। न सिर्फ प्रोजेक्ट आसानी से चला, बल्कि पहली बार उसके कोलीग ने उसकी तारीफ की कि वो एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह काम कर रहा है। अर्नो, तुम्हारे साथ इस तरह काम करना अच्छा लगता है। पहले हमें लगता था कि तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो, लेकिन ये एक अच्छा बदलाव है, एक कोलीग ने कहा। यह सुनकर अर्नो को खुशी हुई। घर पर भी उसने एक छोटा बदलाव किया। पहले जब उसके वालिदैन या दोस्त उसे वक्त देने को कहते तो वो हमेशा कोई बहाना बना लेता, लेकिन अब उसने शऊरी तौर पर उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया। रात के खाने के बाद उसने अपने पापा के साथ बैठकर उनके पुराने कॉलेज के किस्से सुने और उसे पहली बार लगा कि उसने कितना कुछ मिस किया था। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक नया माइंड सेट डेवलप करना शुरू किया कि अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मुझे दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। फिर एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। उसकी राइटिंग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच रही थी। एक छोटी पब्लिशिंग कंपनी ने उसकी कहानियों में दिलचस्पी दिखाई और उसे एक ऑफर दी। वो मी वेबसाइट के लिए रेगुलर कंटेंट लिख सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने ऑफिस के काम को भी बैलेंस करना होगा। पहला वाला आर्मो शायद फौरन हाँ कर देता और फिर खुद को ओवरबर्डन कर लेता, लेकिन अब उसने सोचा ये कैसे एक विन विन हो सकता है। उसने अपने बॉस से डिस्कशन की कि अगर उसे कुछ फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिल जाए तो वो ऑफिस का काम और मुअस्सर तरीके से मैनेज कर सकता है। बदले में वो कंपनी के लिए इंटरनल ब्लॉग और क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है जो कंपनी की ब्रांडिंग में मदद देगा। पहले तो बॉस ने सोचा कि ये बस एक बहाना है, लेकिन जब आर्नो ने अपने आइडियाज शेयर किए और बताया कि ये कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा, तो हैरान कुन तौर पर बॉस ने उसकी बात मान ली। ये दिलचस्प लगता है आर्नो, अगर तुम कंपनी के लिए भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हें फ्लेक्सिबल मिल सकती है। चलो 1 महीना ट्राई करते हैं, बॉस ने कहा। ये उसकी पहली नेगोशिएशन थी जहां उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दोनों तरफ के लिए बेहतरीन हल ढूंढा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे समझ आ रहा है कि असल कामयाबी तब होती है जब सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ बाकी लोग भी जीते। आर्नो को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा था कि असल कामयाबी सिर्फ इनफरादी कामयाबी से नहीं आती, बल्कि रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैनेज करने से भी मिलती है। उसने थिंक 1-1 के जरिए कोलैबोरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट को समझा, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी, असल कनेक्शन। वो अब भी कई बार आर्ग्यूमेंट में फंस जाता था, खास तौर पर ऑफिस में। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता तो वो अपनी बात समझाने की जल्दी में रहता, बजाय इसके कि सामने वाले की बात पूरी तरह सुने। उसे लगता था कि अगर वो लॉजिकल है और सही बोल रहा है तो लोग नेचुरल ही उसकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। घर पर भी कुछ यही इश्यूज थे। उसके पापा जब भी कोई एडवाइस देते तो उसे लगता कि वो आउटडेटेड सोच रहे हैं। वो अपनी बात साबित करने में लग जाता, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि उनके नज़रिए से चीज़ें कैसी लगती हैं। एक दिन जब उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को दोबारा खोला तो अगला सबक था, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की कोशिश करो।
ज़्यादातर लोग सुनने की कोशिश नहीं करते, वो सुनने की कोशिश करते हैं ताकि वो जवाब दे सकें। आर्नो ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। उसे लगा कि ये उस पर पूरी तरह फिट बैठती है। वो खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर समझता था, लेकिन क्या वो वाकई दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा था या बस जवाब देने की जल्दी में था? अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को ऑब्जर्व किया। जब भी कोई उससे बात करता, वो अपने दिमाग में रिप्लाई तैयार करने लगता, बजाय इसके कि सामने वाले की पूरी बात सुने। अब उसने एक नया तजर्बा करने की सोची। वो पहले पूरी तरह सुनने की कोशिश करेगा, बगैर इंटरप्ट किए, बगैर जज किए। पहला मौका उसे ऑफिस में ही मिला। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर विकास उसके पास आया और बोला, भाई मुझे लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी में कुछ इशू है। पहला वाला अर्नो फौरन अपना डिफेंस मोड ऑन कर देता और कहता, नहीं, स्ट्रैटेजी सही है, तुम शायद पूरी तरह समझे नहीं हो। लेकिन इस बार उसने शौरी तौर पर खुद को रोक लिया। उसने पूछा, क्या मसला लग रहा है तुम्हें? वोकास ने कुछ हिचकिचाहट के बाद समझाना शुरू किया कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी लंबे अरसे में मुअस्सर नहीं रहेगी और किस तरह कुछ बेहतरियां की जा सकती हैं। पहली बार अर्नो ने खुद को सिर्फ सुनने पर मरकूज पाया, ना दरमियान में रोकना, ना ही कोई जवाबी दलील देना। तुम्हारी बात में वजन है, अर्नो ने कहा। चलो इस पर मजीद सोचते हैं और कुछ तब्दीलियां करते हैं। वोकास का चेहरा खिल उठा। उसे तवक्को नहीं थी कि अर्नो उसकी बात को इतनी संजीदगी से लेगा। ये पहली बार था जब अर्नो ने महसूस किया कि सिर्फ सुनने से ही उसके लोगों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। घर पर भी उसने ये तरीका आजमाया। एक रात जब उसके पापा फिर से करियर और इस्तेहकाम पर बात करने लगे, तो इस बार आर्नो ने रद्द-ए-अमल देने की बजाय पहले उन्हें पूरा सुना। बेटा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम माली तौर पर इस बार उसने पुरसकून जवाब दिया। पापा, मैं आपकी फिक्र को समझता हूं। आप नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसी चीज में अपना वक्त लगाऊं जो मुस्तकबिल में खतरा बन जाए, लेकिन मैं ये सब सोच समझ कर रहा हूं। नौकरी मेरी तरजीह रहेगी, लेकिन मैं लिखने को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा। उसके पापा पहली बार पुरसकून नजर आए। अगर तुमने सब सोच रखा है तो ठीक है, मुझे बस ये देखना था कि तुम बगैर सोचे समझे कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा रहे, उन्होंने कहा। पहली बार आर्मो को महसूस हुआ कि असल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के जज्बात और ज़ाविया नज़र को भी समझना होता है। अब जब भी वो किसी से बात करता तो एक नया असूल अपनाता, पहले समझो फिर समझाओ। आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि लोग उससे ज़्यादा खुलकर बात करने लगे थे, उसके रिश्ते बेहतर होने लगे थे और सबसे बड़ी बात, उसका अपना ज़ाविया नज़र वसी हो गया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं समझता था कि कम्युनिकेशन का मतलब है खुद को जाहिर करना। अब समझ आ रहा है कि असल कम्युनिकेशन तब है जब मैं पहले दूसरे इंसान को पूरी तरह समझूं। अर्नो की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बहुत कुछ सीखा था। प्रोएक्टिव होना, वजाहत, तरजीहात तय करना, इश्तिराक और हमदर्दाना सुनना। लेकिन असल सवाल ये था, क्या ये सब हकीकी जिंदगी में उसे पूरी तरह बदल पाएगा? अब तक उसने आदात को इनफरादी तौर पर समझा था, लेकिन क्या ये सब मिलकर उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते थे? एक दिन दफ्तर में एक बड़ा मसला हो गया। उनकी कंपनी का एक अहम क्लाइंट डील से पीछे हट रहा था। मैनेजमेंट ने पूरी टीम को फौरी मीटिंग के लिए बुलाया। हमारे पास 2 रास्ते हैं, बॉस ने कहा। या तो हम जारहाना मुज़ाकरात करें और क्लाइंट को किसी भी तरह रोकें, या फिर उसे जाने दें और नए क्लाइंट्स पर तवज्जो करें। पूरी टीम एक गर्म बहस में लग गई। कोई कह रहा था कि ज़बरदस्ती मुज़ाकरात करने चाहिए, कोई कह रहा था कि हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। अर्नू भी सोच में पड़ गया। पहले वाला अर्नू शायद फ़ौरन कोई मंतकी दलील देता, लेकिन अब वो पहले समझो फिर समझाओ के असूल पर चल रहा था। उसने क्लाइंट के नुक्ता नज़र से सोचने की कोशिश की कि अगर वो पीछे हट रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कोई हकीकी मसला होगा। क्या हम क्लाइंट से सही तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असल परेशानी क्या है? अर्नू ने पूछा। बॉस उसे चौंक कर देखने लगे। मतलब, बास ने कहा, मतलब ये कि हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हैं। शायद उन्हें कोई माली या स्ट्रेटेजिक मसला हो। क्या हमने उनसे हमदर्दी के साथ बात करने की कोशिश की है? बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर अर्नू से कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए? अर्नू ने तजवीज़ दी कि एक मीटिंग रखी जाए जहां वो क्लाइंट की फ़िक्रें पहले समझने की कोशिश करे, फिर कोई हल पेश करे। अगले दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई।
جب ٹیم نے پہلے ان کی بات سنی تو پتہ چلا کہ ان کا بجٹ کم ہو گیا ہے اور وہ ڈیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ مستقل فیصلہ ہے؟ آرنو نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ابھی کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا، کلائنٹ نے کہا۔ اگر ہم آپ کو کوئی لچکدار ادائیگی کا آپشن دیں اور کچھ کسٹمائزیشن کریں تو کیا آپ ڈیل پر دوبارہ غور کریں گے؟ کلائنٹ نے سوچا اور کہا، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ہم دلچسپی رکھیں گے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے آرنو کی طرف دیکھا۔ یہ اسمارٹ تھا۔ ہم زبردستی کی حکمت عملی اپنا سکتے تھے، لیکن شاید کلائنٹ پھر کبھی واپس نہ آتا۔ اب ہمارے پاس ایک بہتر طویل مدتی تعلق کا موقع ہے۔ آرنو کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل کامیابی صرف منطقی دلیل سے نہیں بلکہ گہری سمجھ بوجھ سے آتی ہے۔ گھر پر بھی چیزیں بدلنے لگی تھی۔ اب جب اس کے پاپا اس سے کیریئر کے بارے میں بات کرتے تو وہ پہلے انہیں پوری طرح سنتا۔ اس نے اپنی نوکری اور لکھنے کے شوق کے درمیان توازن بنا لیا تھا۔ ایک رات پاپا نے اسے بلایا اور کہا، تو واقعی بڑا ہو گیا ہے بیٹا۔ پہلے تجھ سے بات کرنا مشکل لگتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ تو واقعی سمجھتا ہے۔ یہ سن کر آرنو کو خوشی ہوئی۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ اس نے صرف اپنے کیریئر میں نہیں بلکہ اپنے رشتوں میں بھی ترقی کی ہے۔ کچھ مہینوں بعد آرنو کی پہلی کتاب شائع ہو گئی۔ یہ اس کے لیے ایک بڑا لمحہ تھا۔ اس نے صرف کتاب نہیں لکھی تھی بلکہ خود کو ایک مکمل طور پر مختلف انسان کے طور پر بدل دیا تھا۔ جب اس کی کتاب لانچ ہوئی تو اس کے دوست، خاندان اور دفتر کے لوگ سب موجود تھے۔ لانچ کے بعد جب وہ اپنی کتاب کو ہاتھ میں لے کر بیٹھا تو اس نے کتاب کے آخری صفحے پہ لکھا، کامیابی صرف منزل نہیں بلکہ صحیح سوچ اور صحیح عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آرنو کے سفر اب اپنے آخری مرحلے پر تھا۔ اس نے The 7 Habits of Highly Effective People سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ہر عادت نے اسے ایک نیا زاویہ نظر دیا جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ لیکن کیا یہ تبدیلی عارضی تھی یا اس نے واقعی ایک نئی سوچ کو اپنا لیا تھا؟ آج جب وہ اپنی پہلی کتاب کے لانچ ایونٹ میں بیٹھا تھا تو اس کے دماغ میں پچھلے کچھ مہینوں کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن ہر مرحلے پر اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ بی پرو ایکٹیو، ذمہ داری خود لو۔ پہلی چیز جو اس نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پرو ایکٹیو بنو، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ پہلے وہ ہمیشہ باہر کی صورتحال کو الزام دیتا تھا، کبھی دفتر کو، کبھی فیملی کی توقعات کو، کبھی وقت کی کمی کو، لیکن جب اس نے سمجھا کہ وہ خود چن سکتا ہے کہ کسی صورتحال پر کیسے رد عمل دینا ہے تو چیزیں بدل گئیں۔ اب جب بھی کوئی چیلنج آتا وہ بہانے نہیں بناتا بلکہ حل ڈھونڈتا۔ یہی سوچ کی تبدیلی اس کی ترقی کا پہلا قدم تھی۔ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، واضح ہدف طے کرو۔ اس کے بعد اس نے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کو اپنایا۔ پہلے وہ بغیر کسی واضح مقصد کے کام کرتا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے طویل مدتی مقاصد طے کیے۔ اس نے خود سے پوچھا، آخر میں چاہتا کیا ہوں؟ جب اس نے اپنا ذاتی مشن اسٹیٹمنٹ لکھا تو اسے وضاحت ملی۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ صرف نوکری میں گزارا کرنے کے لیے نہیں بلکہ لکھنے کو اپنے جذبے کے طور پر آگے بڑھانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اسے چھوٹے چھوٹے قدم اور آہستہ آہستہ اپنی سمت طے کی۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، ضروری چیزوں کو ترجیح دو۔ جب مقاصد واضح ہو گئے تو اگلا قدم تھا، پہلے ضروری چیزیں کرو۔ جو سب سے اہم ہے وہی پہلے کرو۔ پہلے وہ بے ترتیبی سے چیزوں میں وقت ضائع کرتا تھا، لیکن اب اس نے اپنی ترجیحات طے کی۔ اس نے سیکھا کہ فوری کام ہمیشہ ضروری نہیں ہوتے اور ضروری کام ہمیشہ فوری نہیں ہوتے۔ اس نے اپنی توانائی اور وقت کو سمارٹ طریقے سے منظم کرنا شروع کیا۔ لکھائی، نوکری اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن بنانا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ تھنک ون ون، سب کے لیے فائدہ مند حل تلاش کرو۔ آہستہ آہستہ اس نے یہ بھی سمجھا کہ کامیابی صرف مقابلہ نہیں ہے، سب مل کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تھنک ون ون نے اسے سکھایا کہ باہمی فائدے کو ترجیحات دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دفتر میں جب اس نے اپنی ٹیم کو شامل کرنا شروع کیا تو ٹیم ورک بہتر ہوا۔ گھر میں جب اس نے اپنے والدین کے نقطہ نظر کو سمجھا تو ان کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوا۔ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب اس نے پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ کو اپنایا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب اس نے ہمدردی سے سننے ایمپیتھیٹک لسننگ کو اپنایا۔ اس تبدیلی سے اس کے تعلقات میں گہرا اثر پڑا۔ دفتر میں جب اس نے جونیئر کولیگ کی باتیں سنی
तो उनका एतमाद बढ़ा। घर में जब उसने अपने पापा को पहले समझने की कोशिश की तो उनकी तवक्कुआत और खदशात उसे ज़्यादा वाज़ेह हुए। एक नई सोच। अब जब आर्नो अपनी किताब हाथ में लिए लॉन्च इवेंट में बैठा था तो उस किताब ने उसे ना सिर्फ बेहतर इंसान बनने में मदद दी बल्कि उसे खुद को समझने और ज़िंदगी को नए ज़ाविये से देखने का तरीका सिखाया था। उसने इन आदात को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारा और उन पर अमल किया। पहला सबक था बी प्रोएक्टिव। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। पहले जब भी कोई मसला आता तो वो बाहर की चीज़ों को इल्ज़ाम देता, कभी वक्त की कमी, कभी दूसरों की तवक्कुआत। लेकिन फिर उसने सीखा कि असल तब्दीली तब आती है जब हम हालात को इल्ज़ाम देने के बजाय उन पर अपना कंट्रोल लाने की कोशिश करें। उसने छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किए, अपने रद्द-अमल को कंट्रोल करना, अपने जज्बात पर काम करना और हर सूरत हाल को एक मौके की तरह देखना। दूसरा सबक था बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी ज़िंदगी में वाज़िहियत लाना। पहले वो बस हर दिन जैसे तैसे गुजार रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा आखिर में करना क्या चाहता हूँ। उसने एक ज़ाती मिशन स्टेटमेंट लिखी जिसमें उसकी अक़दार, मकासद और तवील मुद्दती विजन था। ये स्टेटमेंट उसे रोज़ याद दिलाता कि उसे किस सिमत बढ़ना है। अब उसके पास सिर्फ ख्वाब नहीं थे बल्कि उन्हें पूरा करने का एक प्लान भी था। जब सिमत वाज़े हो गई तो अगला चैलेंज था सही तरजीहात तय करना। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ने उसे सिखाया कि सिर्फ फौरी चीज़ों पर नहीं बल्कि ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। पहले वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाता था जिससे उसके लिखने और ज़ाती तरक्की के लिए वक्त ही नहीं बचता था। लेकिन जब उसने अपनी तरजीहात तय की तो उसे पता चला कि सही प्लानिंग और वक्त की तकसीम से हर काम को तवाज़ुन में रखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उसने समझा कि ज़िंदगी सिर्फ ज़ाती कामयाबी के बारे में नहीं है बल्कि ये भी है कि हम दूसरों के साथ कैसे मेल जोल रखते हैं। थिंक विन लिन ने उसे सिखाया कि मुकाबले से ज़्यादा ताउन ज़रूरी है। जब उसने दूसरों के साथ काम करने के नए तरीक़े अपनाए तो उसने देखा कि एक मस्बत सोच से कैसे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली तब आई जब उसने सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड पर काम किया। पहले वो हर बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने हमदर्दी से सुनना अपनाया। उसने दूसरों के एहसासात, जज्बात और नुक्ते नज़र को समझना शुरू किया। इससे उसके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए, घर पर, दफ्तर में और दोस्तों के साथ। अब जब वो अपनी किताब को देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, उसने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाया था। ये सफ़र सिर्फ पेशावराना कामयाबी तक महदूद नहीं था बल्कि एक ऐसे इंसान बनने का था जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझता था, जो बाखबर था और जो खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करता था। इवेंट में जब उससे पूछा गया अगर तुम एक लाइन में अपनी सबसे बड़ी सीख बताओ तो वो क्या होगी, अर्नो मुस्कराया और जवाब दिया, कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सही सोच और सही आदत का नतीजा होती है। आज उसकी किताब लॉन्च हो रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उसका सफ़र अभी जारी था और शायद ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब की समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और शुक्रिया आपका समरी आखिर तक सुनने के लिए।